Hey, good evening everyone. Namaste. Welcome back in our channel GGL. This is अविनाश बोचरे. अविनाश सर आपसे बात कर रहे हैं और हम आज के सेशन में जो लर्न करने वाले हैं वो है क्लास 9th एंड 11 का अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लास्ट लेसन में हमने लर्न किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, मतलब वो ना कंजर्व होती है, वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी mgh. ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा था. बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ जब भी आता है तो इसको प्रूव करना पड़ता है. प्रूफ करना पड़ता है. कैसे प्रूफ करना पड़ता है? बाय यूजिंग मैथमेटिक्स प्रूफ करना पड़ता है. मैथमेटिकल डेरिवेशन के हेल्प से प्रूफ करना पड़ता है. तो वही आज हम करने वाले हैं कि कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में. एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉक्स के अंदर कुछ हो रहा है. दो बॉल खेल रहे हैं एक दूसरे से. दो बॉल, दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे से टक्कर में है. ओके, रेस में है. उनके साथ क्या हो रहा है, उनका मोमेंटम कितना है, वो हम पढ़ने वाले हैं. तो इसके पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द मोमेंटम. बच्चों मोमेंटम होता क्या है? तो हमने मोमेंटम के बारे में एक ही चीज पढ़ी कि ये है आपकी मम्मी और पापा का प्रोडक्ट आप मोमेंटम हो, है ना. P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. इसको आप लीनियर मोमेंटम कहते हो. जब भी कोई बॉडी एक लीनियरली मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाती है वेलोसिटी के साथ, ऑब्वियसली जाती है तो वेलोसिटी होगी ना भाई. तो वेलोसिटी के साथ कोई जा रहा है, कोई बॉडी जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? उसमें लीनियर मोमेंटम है. सो एग्जैक्टली अगर पूछा गया कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करो, तो बहुत इजी डेफिनेशन है. हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी इस दुनिया की जिसमें वेलोसिटी है तो उसमें मोमेंटम है. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉडीज है. एक है रोड का रोड रोलर, जो रोड को बनाने वाला, बहुत ज्यादा वेट होता है उसका, राइट, टन्स में होता है. मान लो एक रोड रोलर है और एक ट्रक है. दोनों भी एक ट्रक, दोनों भी रुके हुए हैं, लेकिन दोनों का मास बहुत ज्यादा है. तो क्या वहां पे मोमेंटम होगा? कुछ मैग्नीट्यूड होगी. तो ऑब्वियसली मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि जब भी मास जीरो होता है तो वेलोसिटी, जब भी मास कितना भी हो लेकिन वेलोसिटी अगर जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होता है. कितना होता है? जीरो होता है. तो मोमेंटम की बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे सिंपल मोमेंटम है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम. ये हमने लर्न किया है. बच्चों मोमेंटम का ऐसा यूनिट भी आपने लर्न किया है? नहीं किया है तो हम यहाँ पे देखते हैं. देखो एक सिंपल बात है कि मोमेंटम को आपने रिप्रेजेंट किससे किया? मोमेंटम को आपने रिप्रेजेंट किया है बच्चों पी से, है ना. पी लेटर हमें बताता है कि मोमेंटम है जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? तो मोमेंटम है पी. माँ और पप्पा का प्रोडक्ट कौन बना? आप बने, इसलिए आपने मोमेंटम बहुत अच्छा है. 9th क्लास में बहुत अच्छा मोमेंटम है आपका. स्टडी करो और अच्छा होगा. तो मास और वेलोसिटी. अब मोमेंटम में देखो, मॉम भी है और तुम भी हो. मोमेंटम, है ना. मॉम भी है और तुम भी हो, दो बॉडी से, है ना. ओके, झगड़ा भी होता है मम्मी और आपके बीच में. आपके और मम्मी के बीच में झगड़े से पहले बहुत अच्छा प्यार होता है. झगड़ा होता है, दोनों टकराते हो, और झगड़ा होने के बाद फिर से प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. बात तो सही है सर. तो मोमेंटम में दो वर्ड से, मॉम भी है और तुम भी हो, तो दो बॉडी चाहिए हमें मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए. तो मास ऑब्वियसली, पहले इसका ऐसा यूनिट मैं आपको बता देता हूं. इसका यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है, यूनिवर्सल में मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला वो जो यूनिट है, तो इसका ऐसा यूनिट हुआ मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट हुआ. मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का. ओके, कोई भी बॉडी जिसमें मास है और वेलोसिटी है उसमें मोमेंटम है. एक ऐसी बाइक, एक ऐसा ट्रक मानो, या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी नहीं है उसमें, तो उसका मोमेंटम जीरो है. वहीं पे अगर कोई बाइक, कोई साइकिल, कुछ भी कम मास वाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वेलोसिटी में है तो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है उसके मुकाबले, राइट. तो हमें आज प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे प्रूव करना है बच्चों कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जो हमने सिस्टम लिए दो बॉडीज, मैंने बोला ना मोमेंटम में क्या क्या है? मोमेंटम में मॉम भी हो और तुम भी हो. तो मॉम और तुम, दो बॉडीज है हमारे पास. मोमेंटम, ओके, झगड़े से पहले वाला
केस झगड़े के टाइम पे वाला, वो झगड़े के टाइम वाला केस और झगड़े के बाद वाला केस, दो बॉडीज है। अब सिंपल प्रैक्टिकली सोचेंगे हम, हमारे पास 2 बॉडीज है यहाँ पे, 2 बॉडीज कौन कौन सी है, बॉडी 1 और 2, बॉडी 1 और 2। बॉडी 1 का मास है m1, बॉडी 2 का मास है m2। कंसीडर करो ना, मास कांस्टेंट होता है m1 m2, इट इज द मासेस ऑफ बॉडी A1 एंड 2। बॉडी 1 का मास m1, बॉडी 2 का मास m2, बॉडी 1 का इनिशियल वेलोसिटी u1, बॉडी 2 का इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। तो 2 बॉडीज हो गई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों बॉडीज को टकराना है। ओके, इन दोनों बॉडीज को, बॉडी 1 को, ये जो बॉडी 1 है, ये बॉडी जो 1 है, इसको बॉडी 2 से मुझे टकराना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा ना एक बॉडी को, दूसरे बॉडी को नहीं, दूसरे बॉडी को भी धक्का देना पड़ेगा। लेकिन सर दोनों में क्या फर्क है, धक्का तो दोनों को दे रहे हो आप, टकराएंगे कैसे। यहीं पे एक बात आती है, अगर मैंने m1 पे ज्यादा फोर्स लगाया, मान लो m1 पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया धक्का देने के टाइम पे, और m2 पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बोलो अब दोनों टकराएंगे? यस सर, टकराएंगे, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगा m1 पे, तो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी u1 की। तो हमें एक कंडीशन है, इन दोनों बॉडी को टकराने के लिए हमको यहाँ पे u1 जो है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी 1 की, वो ज्यादा रखनी होगी बॉडी सेकंड से। बॉडी फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी बॉडी सेकंड से ज्यादा रखोगे तो बॉडी 1 2 से टकराएगी। टकराने के बाद कोलिजन होगा, ये देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ। कोलिजन के टाइम पे बॉडी 1 ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया F1, या तो मैंने यहाँ पे Fa लिया है समझने के लिए, F1 लेता हूं मैं इसको। कितना फोर्स लगाया सर, बॉडी ए ने, बॉडी 1 ने, ये बॉडी 1 है आपकी, ये बॉडी 2 है, तो F1 इतना फोर्स किस पे लगाया, F2 पे लगाया, और F2 ने भी किसना, मतलब बॉडी 2 ने 1 पे फोर्स लगाया और बॉडी 1 ने भी 2 पे फोर्स लगाया, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे। लॉ कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के थर्ड लॉ ने, न्यूटन ने बोला है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया F1, तो उतना ही फोर्स बॉडी दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे लगाएगी, जिसका नाम मैंने बोला F2। तो F1 विच इज इक्वल टू F2, क्यों दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ, F1 इज इक्वल टू F2। लेकिन याद रखना, बॉडी 2 ने जो फोर्स लगाया बॉडी ए के ऊपर, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लो 2 बॉल है मेरे पास, ओके, 2 बॉल है, 2 बॉल, मैंने एक ऐसा बॉल लिया और दूसरा बॉल पहले ही जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, मैंने दूसरे बॉल को एकदम स्पीडली फेंका ऐसे, तो ये उस बॉल को टकराएगा। तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी लॉस की उस बॉल में, अब वो बॉल भी आगे जाएगा, वो बॉल आगे जाएगा, और ये बॉल भी मूव होगा थोड़ा स्लो, पहले ये स्पीड था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब दोनों बॉल ऐसे टकराए, तो ये जो बॉल है, इसने ये सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये बॉल ने, सेकंड बॉल ने भी फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, और दोनों फिर से अलग हो गए, दोनों बॉल फिर से क्या हो गए, अलग हो गए। मासेस कभी भी चेंज नहीं होती, ड्यूरिंग द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, मासेस तो चेंज नहीं होती। तो मान लो अभी ये ड्यूरिंग द कोलिजन, यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन लॉ ने हमें बताया कि यहाँ पे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 हो गया आपका। ओके सर, आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो टोटल मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल, वो कंजर्व है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जितना यहाँ पे मोमेंटम था पहले केस में, टकराने से पहले जितना मोमेंटम था दोनों बॉडीज का, उतना मोमेंटम टकराने के बाद यहाँ पे भी होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है बच्चों, इस लॉ में एक सिंपल सा लॉ है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल मोमेंटम की इनिशियल और फाइनल में, तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 बॉडीज है, ओके। बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u1 ज्यादा है u2 से, u1 क्या है, u2 से ज्यादा है, राइट। अब u1 अगर u2 से ज्यादा है, तो दोनों बॉडी, मतलब एक बॉडी 1 2 से टकराएगी। टकराने के बाद यहाँ पे
टकराने के बाद टकराएगी और टकराने के बाद दोनों बॉडी अलग होगी, बस इतना याद रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दो बॉल लिए, दो बॉडीज ली, ओके। पहले इनिशियल वेलोसिटी पहले बॉडी की ज्यादा थी दूसरे बॉडी से, फिर वो टकराए क्योंकि पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, टकराने के बाद अलग हो गए और यहाँ पे अलग अलग होने के बाद इनके मासेस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v1 एंड v2, ठीक है। यहाँ पे u1 एंड u2 थी। बच्चों यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बताओ मुझे। अगर मैं बात करूं बॉडी ए का मोमेंटम कितना है तो आप बोलोगे सर मास इनटू वेलोसिटी, तो बॉडी ए का मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो बॉडी इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 प्लस मोमेंटम ऑफ द बॉडी 2। मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 यहाँ पे कितना है इनिशियली, तो आप बोलोगे सर Pi इज इक्वल टू m1 u1, ये होगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, और मास है बॉडी सेकंड का m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2, तो m2 u2 ये हो गया बॉडी सेकंड का मोमेंटम और टोटल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। मानते हो? ओके, टकराने के पहले वाला। टकराने के टाइम पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन F2 की डायरेक्शन रिवर्स है। बॉडी A टकराई और बॉडी B भी टकराई, लेकिन बॉडी B ने अपोजिट फोर्स लगाया। ओके, अब टकराने के बाद टोटल मोमेंटम यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों बॉडीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और दोनों बॉडीज जब अलग अलग हो गई तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि इनका मोमेंटम भी होगा, अलग होने के बाद मोमेंटम होगा। कितना मोमेंटम होगा सर, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना मोमेंटम होगा, तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, टोटल फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ द बॉडी 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 प्लस एडिशन होगी दोनों मोमेंटम की, मास ऑफ द बॉडी 2, मोमेंटम मतलब मास ऑफ द बॉडी 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2, सॉरी। तो क्या होगा ये, मास ऑफ द बॉडी 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2, इट इज द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले इतना था, कोलिजन के बाद इतना है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ ये करना है कि जो टोटल मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, इतना अगर आपको समझा तो यहाँ पे ध्यान दो आप प्लीज। देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं, ये देखो सपोज मान लो कि टोटल मोमेंटम जो है हमारा, टोटल मोमेंटम इनिशियल है Pi, वो किसके इक्वल होगा, P अप के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। Pi इज इक्वल टू P अप, Pi इज इक्वल टू P अप, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर Pi इज इक्वल टू P अप, टोटल इज इक्वल टू फाइनल। तो प्रूफ हमें ये करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये ऑलवेज इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर, ये प्रूफ करना है हमें। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान देना बच्चों, अभी इसको प्रूफ करना है। तो चलो फिर प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको समझा यहां तक क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सिंपल स्टेटमेंट है, एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टू बॉडीज, द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहां पे लेंगे बाय न्यूटन्स, कौन सा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें यह बोलता है कि द फोर्स इज नथिंग बट दैट द मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, लेकिन थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पहले लिखा है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, बट यू नो दैट कि F इज इक्वल टू क्या होता है रे बच्चों, F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर मैं F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, तो F1 बॉडी 1 ने लगाया हुआ फोर्स है बॉडी 2 के ऊपर, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ द बॉडी 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 1, मानते हो, यस, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज मास ऑफ द बॉडी 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 2। ये देखो ये लिखा मैंने, ओके,
लिख लिया। अभी एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे लिख रहा हूं, ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चैप्टर फर्स्ट मोशन में आपने इसको पढ़ा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं बच्चों कि यहाँ पे देखो कि अगर मैं बोलूं कि m1 इंटू a1, तो a1 क्या आएगा, हेंस वी कैन राइट m1 एज इट इज, मास तो कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी 1 का एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी v1 है, माइनस बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 है बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम t है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होती है, इसलिए मैंने उसके ऊपर एरो दे दिया, विच इज इक्वल टू माइनस, यहां पे देखो माइनस साइन एज इट इज, मास है m2 बॉडी का, एक्सेलरेशन कितना होगा a2 की वैल्यू क्या होगी, बॉडी 2 के लिए फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 डिवाइडेड बाय टाइम। तो आई एम गोइंग टू राइट v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम t। अब देखो यहाँ पे दिस टी गेट कैंसल, ये t प्लस और माइनस हो गया कैंसल। ओके, यहां तक समझा सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं अभी नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं, आई एम गोइंग टू राइट हियर, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन से मैं अभी बचा हुआ क्या लिखता हूं, देखो टी कट हो गया तो m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 रहा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 रहा। तो m1 से मैं पूरे ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करूं तो आएगा m1 v1 माइनस साइन एज इट इज, m1 माइनस m1 u1 आएगा, यस और नो आएगा, यस और नो आएगा सर। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m2, so here is equal to minus m2 in bracket v2 minus u2। अब बाकी बचा क्या, कुछ नहीं बचा, इसको सॉल्व करो। तो ये ब्रैकेट से सॉल्व किया, m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 m1 v1 माइनस साइन एज इट इज m1 मल्टीप्लाइड बाय u1 m1 u1, मानते हो, इज इक्वल टू साइन एज इट इज माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 m2 v2 माइनस और माइनस हो गया प्लस बच्चों, माइनस माइनस प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 m2 u2, बस हो गया आपका, कुछ नहीं है, अभी मैक्सिमम काम हो गया। अभी देखो ये जो सिमिलर टर्म है ना, ये एक साइड में लेके आओ, जैसे कि मैं m1 v1 को एज इट इज लिखता हूं, हैंस m1 v1 बॉडी फर्स्ट का, m1 v1 बॉडी फर्स्ट का मास और फाइनल वेलोसिटी। अब ये देखो ये वाला जो टर्म है v2 वाला, ये एक साइड में लेके आता हूं मैं, यहाँ पे v1 है तो v2 वाला टर्म एक साइड में लेके आता हूं, ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद होगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे m2 u2 है, m2 u2 में एज इट इज रहने देता हूं, m2 u2, और ये जो माइनस वाला है ये इस साइड में जाएगा, तो क्या होगा m1 माइनस m1 u1 राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हुआ, तो प्लस m1 u1। ओके, तो ये हो गया आपका प्रूफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने पहले लिखा था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इट इज द डेरिवेशन एंड हेंस इट इज प्रूफ दैट कि ये देखो ये जो टोटल मोमेंटम है इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जो इनिशियल मोमेंटम है pi वो ऑलवेज इक्वल हुआ हमारा फाइनल मोमेंटम pf का। तो दिस इज द वेरी वेरी इजी वे। मैं फिर से एक बार आपको विद इन कुछ मिनट आपको इसको ओरली बताता हूं। हमने क्या किया, हमने दो बॉडीज ली, बॉडी 1 बॉडी 2। ओके, दो बॉल लिए, मान लो एक बॉल का मास m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। u1 को मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, दोनों भी मोशन में है लेकिन u1 को ज्यादा ले लिया मैंने, मतलब u1 ग्रेटर देन u2 रखा, तो ये ऐसे जाएगी और टकराएगी दूसरे बॉडी को, दूसरे बॉल को। इस बॉल को टकराने के बाद क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, बॉडी F1 ये फोर्स लगाएगी F2 पे, बॉडी 1 ने F1 फोर्स लगाया F2 पे, तो बॉडी F2 भी फोर्स लगाएगी, बॉडी 2 भी फोर्स लगाएगी F2 F1 पे।
ओके, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। मान लो इसने 20 न्यूटन का लगाया तो ये भी 20 न्यूटन का ही होगा, लेकिन बात समझने लायक ये है कि बॉडी एक ने जो फोर्स लगाया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया और बॉडी 2 ने जो फोर्स लगाया वो रिवर्स डायरेक्शन में लगाया। तो F1 इज इक्वल टू F2 बट माइनस F1 इज इक्वल टू F2 बस माइनस। ओके, इतना याद रखना, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। बस इसी के हेल्प से हमने ये डेरिवेशन निकाला कि कैसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। क्या किया हमने? बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और सबको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमने F1 की वैल्यू पुट की m1 a1, F2 की वैल्यू पुट की m2 a2, तो हो गया हमारे पास m1 a1 इज इक्वल टू माइनस m2 a2। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की हमने, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है दोनों बॉडीज का, मास तो कभी चेंज नहीं होता। ग्रेविटेशन में भी आप पढ़ोगे मास नेवर चेंज, वेट चेंज होता है बच्चों, मास कभी चेंज नहीं होता। तो m1 और m2 तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन a1 क्या है? बॉडी a का एक्सेलरेशन आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली बॉडी 2 का m2 मास कांस्टेंट है, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम। m2 माइनस u2 ये एक्सेलरेशन की a2 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू ये रही आपकी v1 माइनस u1। t कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस t और प्लस t कैंसिल हो गया, बचा क्या? m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2। आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, m1 v1 माइनस साइन एज इट इज m1 u1 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज m2 v2 माइनस और माइनस हो गया प्लस प्लस m2 u2। आपने लिखा m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब सेम वेरिएबल वाले टर्म को v1 v1 v वाले टर्म को एक साइड में लाया, u वाले टर्म को एक साइड में लाया, तो आपका बन गया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 v1। इसको सीधा लिखो उल्टा लिखो कोई बात नहीं है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, एंड हेंस प्रूव दैट कि in an isolated system the total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी डाउट है वो आप पूछे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट बच्चों।